गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है उसी के आसपास जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस फोर्स के लिए डेरिवेशन फाइंड आउट किया था, जो कि F = BIL sin थीटा था। आज हम लोग जैसे हमने एक सिंगल कंडक्टर के आसपास जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और उस फील्ड का उस कंडक्टर पे जो फोर्स लगा उसे फाइंड आउट किया था, ठीक है। यानी कि नॉर्मली जब कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होती है तो पूरे कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज होता है जब वो मूव कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में तो उस चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है, लॉरेंज फोर्स कहलाता है। तो पूरे कंडक्टर के अंदर ही बहुत सारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं, मतलब जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है उस पूरे कंडक्टर पर ही उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स फील होगा, ठीक है। उस फोर्स को हमने फाइंड आउट किया था। आज का डेरिवेशन है जिसमें हम किसी दो फोर्स जो एक दूसरे पर दो कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर के बीच में लगने वाला फोर्स पता करेंगे। यानी कि आपका डेरिवेशन है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि दो वायर है, दो कंडक्टर है, ठीक। ये पहला, इसका नाम दे देते हैं हम AB, और ये दूसरा कंडक्टर है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग CD, ठीक है। अब हमें इन दोनों को पैरेलल ले चुके हैं हम लोग, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मन से ले ली D, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं हम, जनरली D एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए A के अंदर करंट जो फ्लो हो रही है वो है I1, ठीक। अब इस करंट I1 के कारण इसके आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो जब करंट I1 फ्लो होती है तो इसके आसपास क्या जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर अगर हम राइट हैंड रूल लगाते हैं तो इसकी डायरेक्शन, ये जो I1 है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब मुझे थंब ऐसे रखना है और डायरेक्शन इस तरह से होगी, ऐसे, ठीक है। ऐसे किसी भी कंडक्टर को पकड़ना, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे घूमती हुई इस कंडक्टर के पीछे से इससे होगी, जिसे हम कहेंगे इनवर्ट, ये सिंबल बना देते हैं इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर पहले हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बना दिया हमने इस तरह से सर्कल बनाकर। अब आप देखिए कि जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AB, ठीक है। AB कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 = μ04 π 2I, जनरली I/D होता है, जितनी डिस्टेंस तक आपने एक वायर के लिए जो फाइंड आउट किया था उस डिस्टेंस को R मेजर किया था और जहाँ जितनी पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी पॉइंट पे ना निकालते हुए हम इस कंडक्टर पे फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि शॉर्टली इसके कारण इस पर फोर्स, इसके कारण इस पर फोर्स, दोनों के बीच के फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 2I1/D होता है। यह डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब फोर्स ऑन CD, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वाले कंडक्टर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डिस्टेंस पास में है, ठीक है। हमें इसे बहुत दूर नहीं लेना है, हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेंज में ही इसे लेना है। तो जब हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड के रेंज के अंदर ही लिया है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस CD पर भी लगेगा। तो फोर्स ऑन CD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अभी लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण
किसी कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, AB की, इसके कारण किस पर फोर्स लगेगा, CD पर फोर्स लगेगा, क्योंकि CD भी एक कंडक्टर है जिसे आपने इसी की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से भी पास होगी, और फील्ड लाइन अगर इसके आसपास भी आ गई तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स क्या होगा, लास्ट डेरिवेशन हमने निकाला था B1, क्योंकि इसके फील्ड को हमने क्या कहा है, B1, ये फोर्स की डायरेक्शन हमने ऐसी दे दी। ठीक है, B1। अब फोर्स किसके कारण लग रहा है, B1 के कारण, इस फील्ड के कारण। किस पे लग रहा है, तो इस वाले कंडक्टर में लग रहा है। इस वाले कंडक्टर में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2। तो यहाँ पर हम जिस पे फोर्स लग रहा है और जिस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती है हमें उसकी वैल्यू लेना होती है। जैसे लास्ट डेरिवेशन को याद कीजिए, वहां मैंने कंडक्टर लिया था और उसमें जो करंट पास करवाई थी वो I पास करवाई थी। ठीक है, और उस I करंट, उस कंडक्टर के अंदर अगर I करंट पास करवाई थी तो उसके आसपास लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट किया था और फील्ड ये ली थी। अब यहाँ पर फील्ड तो इसकी है लेकिन करंट इसके अंदर, इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे, मतलब इसके अंदर वाली करंट लेना है, दैट मीन्स I2। ठीक है, BI। L मतलब इसकी लेंथ, तो हमने दोनों ही इसको कंडक्टर को बराबर लेंथ के लिए BIL sin थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया F1। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये इसका जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा, यानी कि करंट जो होगी वो ऊपर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इनवर्ट बनेगी, और ये डॉट का मतलब होता है इनवर्ट, इस तरह से अंदर की तरफ बनेगी, अंदर की ओर जाती हुई, और फोर्स लगेगा इस तरफ। अब हम इस B1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो F1 इक्वल टू B1 क्या होगा, μ0 4 पाई 2I1 अपॉन D, और इसकी वैल्यू होगी I2L sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। ठीक, मतलब ये कंडक्टर की लेंथ प्लस ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा, जो इस तरफ इस कंडक्टर के अंदर जा रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है 90, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है तो F1 इक्वल टू μ0 4 पाई, देखिए यहाँ पर 2I1 I2L साइन थीटा तो 1 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा D। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिए कि ऐसा ही हमें CD के अंदर भी करंट फ्लो हो रही है, मतलब CD के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो यहाँ पर हम जो पहले वाला कंडक्टर है यहाँ पर राइट हैंड रूल लगेगा, और इसके अंदर CD के अंदर जो हम देखेंगे करंट I2 फ्लो होगी, लेकिन इसकी फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब इधर से उल्टी जाती हुई, घड़ी की सुई की दिशा में बोलेंगे तो वो आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड के लिए हमने ऐसा सिंबल बना दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी करंट फ्लो हो रही है, दैट मीन्स इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस कंडक्टर पे ही पड़ेगा, और इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स फील होगा जो कि रहेगा F2। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ CD की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर उस CD का फोर्स हम इसके ऊपर निकालेंगे। पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली, इसका फोर्स इस पे क्या लग रहा है वो निकाल लिया। उसी तरह अब CD की मैग्नेटिक फील्ड निकाली और CD का फोर्स इस पे कितना लगेगा ये निकाल लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ CD कितना होगा, B2 इक्वल टू μ0 4 पाई 2I2 अपॉन D। ठीक है, 4 पाई 2I2 अपॉन D, क्योंकि यहाँ सेकंड वाली की फील्ड निकाल रहे हो तो करंट भी सेकंड वाले, क्योंकि लेकिन फोर्स में हमें किसको लेना है, अब इस फील्ड का इस पे क्या फोर्स लगेगा, तो इस समय इस कंडक्टर की करंट को लेना है, यानी कि फोर्स ऑन AB पे फोर्स निकाल रहे किसके कारण, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड CD के कारण। तो F2 इक्वल टू B2 सेकेंड फील्ड है। अब देखिए
इसके कारण फोर्स निकल रहा है, दैट मीन्स करंट किसकी लेना है, जिस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकल रहा है उस कंडक्टर की, यानी B2 I1 L और साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका इसका फोर्स निकल गया। अब यहाँ से आप B2 की वैल्यू रखिए, तो B2 की वैल्यू क्या होगी, μ0 4 पाई 2I2 अपॉन D I1 L साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यू पुट करना है। F2 इक्वल टू μ0 4 पाई, इसको अरेंज करके लिख लेंगे 2I1 I2 D L साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो लेंथ है एलिमेंट की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे कर रही है और इसकी लेंथ है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो F2 इक्वल टू फाइनली μ0 4 पाई 2I1 I2 L अपॉन D होगा। ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको इक्वल लग रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड क्या होती है, जिसमें आपको दिख रहा है कि F1 और F2 क्या है, बराबर है। F1 F2 बराबर है, दैट मीन्स सारे टर्म को अब F1 F2 ना लिखते हुए कॉमनली F लिख लेते, क्योंकि इससे हमें क्या समझ आया कि इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है और इसके कारण जो इस पे फोर्स लगा है दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है, तो उस कॉमन फोर्स को मैं F से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, F1 F2 न लेते हुए। और अगर हमें पर यूनिट लेंथ पर निकालना है, यानी कि इस F को हम नॉर्मली लिख देते हैं μ0 4 पाई 2I1 I2 L अपॉन D। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, मान लीजिए पूरे कंडक्टर पे ना निकालते हुए एक सिंगल यूनिट वाइज निकालना है, जैसे 1 सेंटीमीटर पे निकालना है, 1 मीटर पे निकालना है, तो यहाँ पर F क्या होगा, जो भी फोर्स होगा F1 F2 जो आपने निकाला, जरूरी नहीं है कि आप F1 ही रखें, आप F2 भी रख सकते हैं। F2 बाय L, मतलब आप 1 सेंटीमीटर के लिए निकाल रहे हो तो पूरी लेंथ का डिवाइड कर दो, बेसिक सा मैथ्स है। ठीक है, तो 4 पाई 2I1 I2 L, अब देखिए अपॉन D, और आप इस पूरे टर्म को L से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो अगर आप इसने L से अपने डिवाइड किया तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो 2I1 I2 बचेगा। तो फाइनली आपके पास बचा F इक्वल टू μ0 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। ये दोनों कंडक्टर के बीच में लगने वाला फोर्स है, जो कि बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क के बारे में बताया होगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क कैसे लगता है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक हेडिंग डाल दीजिए, टॉर्क। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने देखा था माइनस चार्ज और प्लस क्यू चार्ज था, उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया था, थीटा एंगल पर रखा था, और इस फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगा था QE, F इक्वल टू QE, और एक फोर्स यहाँ लगा था QE। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो फिर से ये वाला डेरिवेशन निकाल कर देखिएगा। उसी तरह हमें यहाँ पर भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी वैसे यहाँ पर क्या दे दिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दी, और एक डाइपोल को रखा था ना वहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर हमने एक नॉर्मली एक कॉइल को रख दिया। ठीक है, अभी हम कॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रखा है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और करंट फ्लो होने के कारण हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही आ गई, मतलब इस पे तीसरा क्या लगेगा, फोर्स, और फोर्स के कारण ये कॉइल है ना घूमने लग जाती है, रोटेट होती है, तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क को हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग, हमेशा याद रखिए टॉर्क वर्ड का मतलब है किसी चीज़ को घुमाना। जैसे आप साइकिल का हैंडल है, ठीक है, उसे पकड़कर जब आपको टर्न लेना है इस तरफ, तो आप इस हिस्से को ऐसे करेंगे और इस हिस्से को आगे खींचेंगे, तो ये जो हैंडल के दोनों तरफ, इस कोने पे और इस कोने पे,
ये जो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करते हैं ना, जो इस पूरे हैंडल को टर्न करने में हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं टॉर्क। ये जो जोड़ा है फोर्स का, जो दोनों क्या है, इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये जोड़ा ही जो इसको घुमाने में काम करता है, उसे हम टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ पर भी टॉर्क ही निकालेंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रख दी है, तो उस फील्ड के कारण हमने भी पढ़ा कि जब फील्ड बनती है तो कंडक्टर पे फोर्स लगता है। ठीक है, जिस कंडक्टर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड आई वो उस कंडक्टर पे फोर्स डालेगी। तो सेम ये एक कॉइल है। अभी हम वायर की बात कर रहे थे, हम नॉर्मली कॉइल की बात करते हैं कि कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उस कॉइल का एक आसपास मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं रख देती हूँ तो उस मैग्नेटिक फील्ड का उस कॉइल पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के कारण कॉइल में टॉर्क आता है। टॉर्क मतलब कॉइल घूमना शुरू, ये कॉइल की एक्सिस है, इसके एक्सिस के अबाउट वो घूमना शुरू कर देती है। तो बस हम उसी टॉर्क को फाइंड आउट करेंगे। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जो मैंने आपको थ्योरी समझाई उसका मैं डायग्राम बनाती हूँ कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दी, ये बना दी। ठीक है, फील्ड लाइन से यूनिफॉर्म, दैट मीन्स सारी फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पर मैंने एक कॉइल बना दी, ये बना दी। ठीक है, अब ये जो कॉइल है ये इस फील्ड के अंदर रखी है और इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। इस कॉइल का नाम रख लेते हैं हम PQRS। ठीक है, और फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ दे देते हैं, ये वेक्टर B। ठीक है, और अब देखिए इस फील्ड को घुमाना है हमें, इस मैग्नेटिक फील्ड के, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और इस पर एक टॉर्क काम करेगा। टॉर्क जो काम करेगा वो एक्सिस के अबाउट करेगा, मतलब ये कुछ ऐसे घूमेगी। मान लीजिए ये पेन है इस डायरेक्शन में, तो देखिए बीच वाला पॉइंट फिक्स है और ये ऐसे रोटेट होगी, ऐसे। ठीक है, तो उसी तरह ये एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। अब सुनिए, हमने पढ़ा कि अभी एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। अब ये पूरी कॉइल तो 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है, PQQRS SP। ठीक है, तो एक फोर्स जो इसके ऊपर वाले एलिमेंट पे लग रहा है वो होगा F1, और ये इसकी एक्सिस का सेंटर है, और ये वाले एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है ये होगा F2। ठीक है, तीसरा फोर्स इस एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो एक फोर्स लग रहा है आगे, मतलब ये 3D बन रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से देखिए। अब ये मान लीजिए कोई शीट बना दी मैंने, तो इस शीट को धकेलने के लिए एक फोर्स उधर आगे की तरफ लगेगा और एक फोर्स इधर आगे की तरफ लगेगा। मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी है तो उसको घुमाने के लिए एक ऐसे और एक ऐसे फोर्स लगेगा अपोजिट। ठीक, जो मैंने अभी हैंडल वाला कंसेप्ट समझाया, तो सेम उसी तरह ये वाले हिस्से का फोर्स उधर अंदर की तरफ होगा। देखो पेन रखकर दिखाती हूँ, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी उस तरफ। ठीक है, इसके पीछे वाले हिस्से में ऐसे, और इस वाले की डायरेक्शन ऐसे होगी बाहर की तरफ, तभी ये रोटेट होगा। भैया आपके सामने शीट है, इसको आपको घुमाना है तो एक फोर्स आप ऐसे अंदर धक्का लगाएंगे और दूसरा फोर्स आप ऐसे खींचेंगे, तो जो अंदर की तरफ जा रहा है उस फोर्स को यहाँ पर ऐसे दिखा दिया है F4। ठीक है, और एक फोर्स जो इसको बाहर की तरफ ला रहा है। अब ये 3D डायग्राम है ना, तो 3D की जगह 2D में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसको ऐसे बनाते हैं। अब इस पे एक टॉर्क काम कर रहा है जो इसको घुमा रहा है, तो ये टॉर्क मतलब इसके कॉइल के टोटल 4 एलिमेंट है और चारों ही मैग्नेटिक फील्ड में, यानी चारों पर ही फोर्स लग रहा है। तो 1 बाय 1 हम चारों का कैलकुलेशन ले लेते हैं, यानी कि पहले हम लेते हैं F1। ठीक है, अब हमें पता है कि एक कंडक्टर पे फोर्स लगता है तो वो F1 ये वाला हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला। तो इस F1 का एक फोर्स हम लेंगे I वेक्टर B, यानी हमने पढ़ा है ना कि I इक्वल टू वेक्टर B इंटू L होता है, वेक्टर L। ठीक है, BIL साइन थीटा, इसको हम साइन थीटा लिखते हैं BL लिखकर। ठीक है, तो वेक्टर B इंटू, अब वेक्टर L का मतलब होता है L मतलब ये SR, तो इसको मैं लिख देती हूँ वेक्टर SR। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या मिला, I B SR, ये पूरा एक ही है, और साइन थीटा। वेक्टर हटता है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो साइन थीटा लगेगा। ठीक,
उसी तरह F2 की बात करते हैं। F2 के लिए I वेक्टर B क्रॉस PQ, यहाँ पर क्या लग रहा है PQ, और I ये B डॉट PQ, इन दोनों का ये क्रॉस खुल गया और साइन थीटा एंगल में आ गया। ठीक है, F3 की बात करते हैं हम। F3 ये वाला है PQ। ठीक, तो F3 क्या होगा, I वेक्टर B क्रॉस वेक्टर PS इक्वल टू I B PS और साइन थीटा। ठीक है, अब आप इधर देखिए कि ये फोर्स है, ये फोर्स ऐसा है, ऐसे इसको बाहर खींचता ला रहा है और ये फोर्स इसको अंदर धकेल रहा है। तो दोनों ही केस में ये ऐसे ऊपर है और ये ऐसे है। तो इस केस में भी ये फील्ड लाइन जो पास हो रही है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। भाई फील्ड लाइन ऐसी है और ये ऐसे लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या बनेगा, वेक्टर F3 इक्वल टू I B PS साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 90 इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और F4 की अगर बात करते तो सेम केस है, I वेक्टर B क्रॉस QR I B डॉट QR साइन थीटा। अब सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला भी अंदर की तरफ ज़रूर लग रहा है, तो पर ऐसे ही जा रहा है ना सीधा, और फील्ड ऐसे ही जा रही है, तो दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है, तो वेक्टर F4 इक्वल टू I B QR साइन 90 1 हो गया। ये हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब आप देखिए कि लेट यहाँ पर हम कंडक्टर की लेंथ मान लेते हैं PQ, QR, RS और PS, इन सभी को क्या मान लेते हैं L, क्योंकि हर जगह तो हम ये अल्फ़ाबेट लेकर नहीं चलेंगे, सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने से क्या, इसको तो हमने L मान लिया, और सेकेंड थिंग हम क्या मानेंगे कि ये जो फोर्स है ना जो इस तरफ लग रहा है, कौन से वाले, F1 और F2, ये कॉइल को घुमाने का काम नहीं कर रहे हैं, कि जस्ट ऐसे और ऐसे अपोजिट और इक्वल है, तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जबकि ये फोर्स अगर अपोजिट इक्वल है तो ये कॉइल को घुमा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, ठीक, और ये वाले जो फोर्स है ये इसको रोटेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक्सिस पे लगने वाले फोर्स है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ लेते हैं और उसकी एक्सिस के दोनों तरफ ऐसे अपोजिट, एक फोर्स आप ऐसे ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और दूसरा फोर्स आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अगर इस एंड पे और इस एंड पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीज़ रोटेट होगी। फोर्स अगर इधर और इधर लगेगा, ठीक है, इस एंड पे लगेगा और इस एंड पे लगेगा, तो ऑब्जेक्ट रोटेट होगी ना। अगर आप एक्सिस पे कोई अपोजिट फोर्स लगा भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस F1 and F2 are opposite in direction, so they cancel out to each other। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो फाइनली क्या बचा, वेक्टर F इक्वल टू, अब हम रख लेते हैं जो एलिमेंट था हमारे पास F3 वो B I और L हो गया, और F4 जो है वो B I L बचा, मतलब उस कॉइल पे लगने वाला जो फोर्स है वो B I L है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास बचे। अब हम यहाँ पर टॉर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स का तो हमें पता चल गया। टॉर्क निकालने के लिए आप क्या करते हैं, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू उसकी लेंथ निकालते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम देखिए सिंपल सा। अगर हम केवल फोर्स की बात करें, अभी जो मैं आपको 3D में समझा रही थी उस फोर्स लाइन की बात करते, तो वो फोर्स जो आमने सामने लग रहा है, एक फोर्स तो ऐसे जा रहा है
और दूसरा फोर्स उसका अपोजिट जा रहा है, यानी कुछ मान लीजिए ऐसे, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हमें इन दोनों ही फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता होगी, मतलब एक लाइन इसकी है और एक लाइन इसकी है, तो ये दोनों ही फोर्स की जो एक्शन है इसके बीच की लेंथ पता होनी चाहिए। इनडायरेक्टली मैं अगर बात कर रही थी तो हम डायरेक्ट देखते हैं इस कि F अगर नीचे की तरफ जा रहा है F4 और F3 नीचे जा रहा है, तो हमें इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए ना। ये एक फोर्स की लाइन है जो ये पीछे की तरफ जा रही है और ये है ये ऊपर की तरफ आ रही है, तो इनके बीच की डिस्टेंस L मुझे पता होनी चाहिए, L या X जो भी मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि ये दो फोर्स लाइन है, तो एक तो था आपका F3 और दूसरा था F4, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों इक्वल अपोजिट है। इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले ली परपेंडिकुलर L और ये है O, इनके बीच का एंगल ये कंस्ट्रक्शन करके हमने इसे मिलाया है, ये एक्चुअल नहीं है, बस इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है क्योंकि थीटा हमें यहाँ से लेना है F3 से, और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। आप इधर से भी थीटा ले सकते हैं, पर दोनों में से किसी भी एक जगह से आप शुरू करिए। इसकी लेंथ आपने B मान ली हाइपोटेनियस की। अब आप देखिए कि इन ट्राइंगल SOR में आपने क्या निकाला, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। अब परपेंडिकुलर हो गया आपका ये वाला, सॉरी ये थीटा के सामने वाला, तो ये पॉइंट का नाम था, आपने S दे दिया था, SO और इसको R दे देते, तो SO परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ है L, और SR क्या लेते हैं, मतलब हाइपोटेनियस हमने दे दिया B, L/B, तो यहाँ से L की वैल्यू निकल गई B साइन थीटा, मतलब मैंने इन दोनों फोर्स लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, जो मुझे यहाँ दिख रही थी ना, इसकी चौड़ाई टोटल, क्योंकि एक पॉइंट उधर जा रहा है फोर्स लाइन का, एक ऐसे जा रहा है, तो फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाउ निकालने के लिए कि F × L करना पड़ता है, तो टॉर्क इक्वल टू वेक्टर F की वैल्यू तो मेरे पास है BIL जो मैं निकाल चुकी हूँ, ये जो फोर्स लग रहा है ना इस पर, तो दोनों में से किसी एक ही फोर्स का, देखिए टॉर्क का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेसिक चीज़ समझिए, दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं अपोजिट, तो टॉर्क का मतलब होता है इसको घुमाने के लिए लगने वाला फोर्स, तो वो क्या होता है घुमाने के लिए, मुझे दोनों ही फोर्स इक्वल है, तो दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए इनटू दोनों के बीच की सीधी स्ट्रेट डिस्टेंस चाहिए, मतलब अगर ये भी फोर्स लाइन है और ये भी फोर्स लाइन है तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे यहाँ पर भी इस कॉइल को घुमाने के लिए भी फोर्स तो पता चल गया कि दोनों इक्वल है F1 F3, तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, F1 F3 में से ये एक ले लिया F, ठीक है, और L मतलब दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैंने इस तरह से डायग्राम बनाकर सिंप्लीफाई करके L फाइंड आउट कर लिया, तो BIL × ठीक है वेक्टर L, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पहले टॉर्क इक्वल टू FL साइन थीटा कर लीजिए, तो टॉर्क इक्वल टू वेक्टर F की वैल्यू तो हम ऑलरेडी पुट कर रहे हैं, वेक्टर F आपका होगा BIL, ठीक है, और यहाँ पर L की वैल्यू क्या है, वेक्टर L की वैल्यू LB साइन थीटा, ये आपने डायरेक्ट यहाँ से पुट की है, तो टॉर्क इक्वल टू B, अब देखिए यहाँ पर ये हटा दीजिए क्योंकि L की वैल्यू तो आप रख रहे हैं ना B साइन थीटा, तो यहाँ से L की वैल्यू सीधी रख दी B साइन थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे B स्मॉल b IL साइन थीटा, ठीक, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला हमने टॉर्क पता कर लिया। अब देखिए यहाँ तक तो आ गया, लेकिन ये जो B है ये क्या है, इसकी ये कॉइल की चौड़ाई है, ये वाला हिस्सा बीच का, और L हमने ये ले रखा था, तो अगर मुझे लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गई तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, ये हमने B एज्यूम कर ली थी और लेंथ हमें पता चल गई, तो पूरी कॉइल का मुझे एरिया निकालना है, तो मुझे पता है कि L × B लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है, तो यहाँ से L और B की जगह क्या रख देंगे, A रख देंगे, तो बन जाएगा ये IB और ये L और B की जगह रखा A साइन थीटा, ठीक है, ये निकल गया। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो अगर ऐसी कोई
ये तो सिंगल कॉइल रखी है, लेकिन अगर मैंने मान लो सोलेनॉइड रख ली, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, ठीक है। तो फॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n मन से मान लेते हैं कि जो टर्न्स होंगे वो n होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, टाउ इक्वल टू n i a b साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आप निकाल लीजिए। अब आपको इसको यहाँ तक ये प्रूव हो चुका है, लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखिए टाउ के ऊपर अगर वेक्टर लगेगा तो n एज इट इज़ है, I करंट एक जैसी फ्लो हो रही है, किसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, सॉरी क्रॉस साइन थीटा है ना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर A इसके एरिया के इनटू इसकी मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक। यहाँ तक आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने टॉर्क फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।